हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रैपिड रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे वेव मोशन के बारे में। ओके, वेव मोशन जो हमारे स्टेट बोर्ड का ये सीरीज खास करके एमएसटी सीईटी 2020 जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। इस लेक्चर में हम लोग 6th चैप्टर ऑफ आवर फिजिक्स विच इज वेव मोशन हम लोग उसको डिस्कस करने वाले। ओके, एज यू ऑल नो इस सीरीज में मैं इस चैप्टर को रिवाइज कराता हूं और इसका एक टेस्ट नीचे लिंक में दिया हुआ है जो कि आपको लेक्चर देखने के बाद में सॉल्व करना है, जिसके सॉल्यूशंस भी उसी टेस्ट में दिए हुए हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विथ वेव मोशन। सबसे पहले हमको डिफाइन करना है व्हाट इज वेव। वेव इज द ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। ओके, यानी ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, ऑसिलेटरी यानी ऑसिलेशंस यानी टू एंड फ्रो है ना। तो टू एंड फ्रो मोशन किसका? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम का मतलब ही वेव है। ओके, इमेजिन करो ऐसे पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल अपने जगह पे क्या परफॉर्म करेंगे? ऑसिलेशन परफॉर्म करेंगे, ये इस तरीके से। तो ये एक वेव हो गया। वेव यानी क्या है? सभी पार्टिकल्स का अपने जगह पे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करना। ओके, सभी पार्टिकल का अपने जगह पे ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करना, उसी को हम लोग वेव कहते हैं। लेकिन सब पार्टिकल एक के बाद एक चालू करेंगे वेव मोशन। जैसे पहले पार्टिकल ने वेव ऑसिलेटरी मोशन चालू किया, तब दूसरा वाला चालू करेगा तो पहला वाला आगे बढ़ चुका रहेगा, उसके आगे वाला चालू करेगा तो दूसरा वाला उसके आगे, और जो एकदम पहला वाला था वो उसके आगे। जब चौथा चालू करेगा तो तीसरा उसके ऊपर रहेगा, दूसरा उसके ऊपर रहेगा और पहला जो था वो एकदम ऊपर रहेगा। इमेजिन कर सक रहे हो? यानी अगर तुमको इमेजिन करना है, इमेजिन करो सब दोस्त ऐसे हाथ पकड़ के, ओके, सभी दोस्त एक दूसरे के हाथ पकड़ के, पहले वाले ने ऊपर किया और जब वो नीचे करेगा तो दूसरा वाला हाथ ऊपर करेगा, फिर जब वो नीचे करेगा तो तीसरा वाला हाथ ऊपर करेगा और ये वाला भी हाथ ऊपर करेगा। जब तुम एज एन ऑडियंस इसको देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा? एक वेव गई है ऐसी, है ना। ये चीज तो देखा ही है ना। तो हर हाथ अपनी जगह पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, जब वेव कोई मीडियम से जाती है तो अपने साथ में एनर्जी लाती है, मोमेंटम लाती है और वो आगे बढ़ाती है। समझ रहे हो? वेव आई, अपने साथ में क्या लाई? एनर्जी लाई और मोमेंटम लेकर आई। तो इसीलिए मीडियम के पास में इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी मीडियम इलास्टिक होना चाहिए और उसके पास में इनर्शिया होना चाहिए। ओके, इलास्टिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सके। और इनर्शिया क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक बार ऊपर चला गया तो वो वापस भी तो आना चाहिए ना अपने जगह पे, इसीलिए इनर्शिया। हाँ, लेकिन मीडियम के पास में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए? वो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए उसके पास में। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यानी क्या? उसके मीडियम जो है जब मूव कर रहे तो एक दूसरे को ऐसा मूव करके वक्त परेशानी नहीं करना चाहिए, मतलब यू कैन से फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए दो पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से आप लोगों ने पॉज करके नोट डाउन करना चाहिए। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। ओके, वेव को कैसे क्लासिफाई करते हैं? वेव्स को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तरीके बहुत सारे हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल मीडियम, यानी मीडियम लगेगा कि नहीं लगेगा। ओके, अगर वेव को जाते वक्त मीडियम लगता है, कंपलसरी है, विदाउट मीडियम वो जा ही नहीं सकता। इफ अ वेव कैन नॉट ट्रैवल विदाउट मटेरियल मीडियम, इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम टू प्रोपैगेट यानी आगे बढ़ने के लिए। किसी भी वेव को आगे बढ़ने के लिए, मीडियम में आगे बढ़ने के लिए अगर मीडियम की जरूरत पड़ रही है, किसी भी वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ रही है, उस वेव को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, है ना। सो मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपैगेट, है ना। यहां पे मीडियम लगेगा। और इसका एग्जांपल साउंड वेव्स, साउंड वेव को मीडियम लगता है, एग्जांपल लिख सकते हो। ओके, जिन वेव्स को मीडियम नहीं लगेगा उनको हम लोग कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स। The waves which do not require medium to propagate are known as non-mechanical waves. इनको medium नहीं लगता है। इसका एग्जाम्पल लाइट वेव्स। ओके, क्लियर विद दिस? लाइट को मीडियम नहीं लगता है। सन से तो आता ही है ना लाइट अर्थ तक, तो मीडियम लग रहा है क्या? नहीं।
ओके ये सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल, है ना। अब सपोज इमेजिन करो वेव ऐसा जा रहा है और पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वेव ऐसा जा रहा, पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे। द वेव्स इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ wave, those waves are known as transverse waves, है ना। The waves in which particles of medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave, okay, and there are waves in which particles of medium vibrate parallel, यानी वेव ऐसा जा रही है पैरेलल ऐसा, तो those waves are known as those waves are known as longitudinal waves. Those waves are known as longitudinal waves. Longitudinal में parallel और transverse में perpendicular. On the basis of energy propagation, okay, जो waves अपने साथ में एनर्जी प्रोपैगेट करेगी, यानी जहां जहां जाएगी अपने साथ में एनर्जी लेकर जाएगी, उन वेव्स को हम लोग कहेंगे प्रोग्रेसिव वेव्स। The waves which carry energy with it, okay, those are known as progressive waves. And the waves which do not carry energy with it, those are known as stationary waves. Okay, ये हमारा आज का चैप्टर है और ये हमारा अगला चैप्टर रहेगा। Okay, now on the basis of range of frequencies of sound waves, है ना, साउंड वेव्स, खास करके साउंड वेव्स के लिए इसमें सबसे पहला है इंफ्रासोनिक। सोनिक मतलब साउंड होता है, ओके, इंफ्रासोनिक, क्लियर। अब इंफ्रासोनिक वेव्स यानी कौन सी वेव्स होती है? ऐसी वेव्स जो इंसान सुन नहीं सकता, ओके। द वेव्स विच कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर्स आर नोन एज इंफ्रासोनिक वेव्स। द वेव्स विच कैन नॉट बी हर्ड बाय, तुम सुन नहीं सकते हो, इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी 0 to 20 हर्ट्ज, 0 to 20 हर्ट्ज, ठीक है। दूसरे होते हैं ऑडिबल, ओके, ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल है, एडिबल नहीं है। एक बच्चे ने एडिबल लिखा था मैं ऐसे ही पेपर चेक कर रहा था टाइप्स ऑफ वेव्स में, तो उसमें लिखा एडिबल वेव्स। एडिबल यानी खाने लायक, ओके, इट इज ऑडिबल। ऑडिबल यानी सुनने लायक, ओके। द वेव्स विच कैन, यानी ऐसी वेव्स जो इंसान के कान सुन सकते हैं, ओके। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। फिर होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ओके, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ओके। अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है 20 किलो हर्ट्ज टू 20 मेगा हर्ट्ज, ओके, 20 किलो हर्ट्ज टू 20 मेगा हर्ट्ज, उसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स, ओके। एक और है जो याद रख लेना चाहिए, आगे शायद काम में आए तुमको कभी, जनरल नॉलेज के लिए तो भी याद रख लो, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक वेव्स, है ना। द वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 मेगा हर्ट्ज, 20 मेगा हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी रखने वाली वेव्स बोले तो सुपरसोनिक वेव्स। क्लियर विद दिस? तो ये थे वेव्स के क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम लोग अभी नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ रहे हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव, ओके। ये एक वेव कंसिडर किया मैंने, क्लियर। ये वेव है, ये एक ट्रांसवर्स वेव है, से कोई भी एक वेव पकड़ लो, उस पर से जो प्रॉपर्टीज है वो लॉन्जिट्यूडिनल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ये एक वेव है, ओके। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ओके, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। The maximum displacement of a particle is known as amplitude, ठीक है। Now
ये हो गया एक वेव, ये हो गया दूसरा वेव। तो द लेंथ ऑफ अ वेव, द लेंथ ऑफ अ वेव इज नोन एज वेवलेंथ। है ना, एक वेव की जो लेंथ होती है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। क्लियर। फिर आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ओके सॉरी, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी जब वेव आगे बढ़ेगी तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। ओके, और एक सेकेंड में ऐसे कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं उस पार्टिकल के? जैसे फॉर एग्जांपल जब ये वेव जाएगी तो ये पार्टिकल जो क्या है अपनी जगह पे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे। तो एक सेकेंड में वेव जब जाएगी तो एक सेकेंड में कितने बार ऑसिलेशंस होगा? दोस आर नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। फ्रीक्वेंसी। ओके, इन दोनों में रिलेशन क्या है? T इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है? ये वाला सेंटेंस याद रखना, जब वेव लैम्बडा डिस्टेंस कवर करेगी तब टाइम कैपिटल T जितना हो चुका रहेगा। ओके, यानी इन शॉर्ट वेव को कैपिटल T समय में लैम्बडा डिस्टेंस कवर करती है। सॉरी, वेव जो है कैपिटल T टाइम में लैम्बडा डिस्टेंस कवर करती है। तो इसीलिए अगला चीज तुमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं, VW, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टी। लैम्बडा बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर हुआ? लैम्बडा। टाइम कितना है? टी। लेकिन 1/t जो है वो है n। तो ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, v इज इक्वल टू n लैम्बडा। वेव वेलोसिटी लेकिन, हाँ, वेव वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेव नंबर, लैम्बडा बार। ओके, कितना आसान है इसकी डेफिनेशन देखो, बहुत आसान। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर। ओके, मैं इसको अलग से कलर से लिख देता हूं यहां पे। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर दैट इज नोन एज वेव नंबर। ओके, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। डिफरेंस समझ रहे हो? एक सेकेंड में कितनी वेव्स गई? फ्रीक्वेंसी जितनी। एक मीटर में कितनी वेव्स हैं? वेव नंबर जितनी। ओके, तो इसका फॉर्मूला लैम्बडा बार दैट इज इक्वल टू 1/λ। फॉर्मूला याद रखना। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस प्रॉपर्टीज का, दैट इज प्रोपैगेशन कांस्टेंट। प्रोपैगेशन कांस्टेंट याद रखना, प्रोपैगेशन कांस्टेंट K। प्रोपैगेशन कांस्टेंट इज नथिंग बट, इसका फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्टली, 2π/λ। 2π/λ। ठीक है, अब प्रोपैगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है 2π/λ। इसका यूनिट क्या आएगा? SI यूनिट। देखो 2π का तो कोई यूनिट नहीं है, लैम्बडा का यूनिट है, तो इट इज पर मीटर या फिर मीटर इनवर्स। पर मीटर और मीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखो एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली, V/ω, सॉरी ω/v। ω का फॉर्मूला क्या है? 2πn VW, है ना। और VW का फॉर्मूला n लैम्बडा, अभी देखा हम लोगों ने, n कट दैट इज 2π/λ। लेकिन 2π/λ क्या है? K, प्रोपैगेशन कांस्टेंट। देयरफॉर K का एक और फॉर्मूला हो गया ω/VW।
के का अगला फॉर्मूला जब मैं इसका इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना, वेव का इक्वेशन, तब बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों को याद रखना है। हाँ, एक चीज और रह गया, पार्टिकल वेलोसिटी। हाँ, 8 नंबर, पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी Vp दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे सर, ये तो फॉर्मूला ऑसिलेशन के वेव ऑसिलेशन के वेलोसिटी का है ना। ऑसिलेशन, पार्टिकल जो ऑसिलेशन परफॉर्म करता है उसकी वेलोसिटी भी यही आती है। अरे तो पार्टिकल अपना यहाँ पे जो वेव है उसमें अपना पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेशन ही तो परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए जो पार्टिकल की वेलोसिटी आएंगी वो आएंगी ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, where a is amplitude of wave and omega is angular velocity of wave and x is displacement। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दे दो, हेडिंग दो। नेक्स्ट हेडिंग इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, है ना। एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या होता है? ओके, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या होता है? ऐसा वेव जिसके पार्टिकल, ओके, ऐसा वेव जो जब फ्लो होगा तो उसके पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेरी सिंपल, है ना। जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे मीडियम के, तो उस मीडियम की जो वेव रहेंगी उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाई टी प्लस माइनस एक्स बाई लैम्बडा। ओके, मैं इसको लिखूंगा माइनस, पहली बार माइनस बता देता हूं। ये इक्वेशन लिख लो। कुछ बुक्स में ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये भी दोनों इक्वेशन लिख लो। ठीक है, ये इक्वेशन देखो क्या है। अब देखो यहां पे ये इक्वेशन है एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का। तुमको क्या क्या याद रखना है? पहला तो डायरेक्शन, ये वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है। ओके, ये तुमको पता होना चाहिए। ये कैसे पता करना है? अगर तुमको कोई भी वेव का डायरेक्शन पता करना है तो साइन के अंदर वाली टर्म देखो, उसके अंदर क्या दिख रहा है? माइनस और एक्स, माइनस और एक्स, है ना। तो माइनस मतलब अगर माइनस आ रहा है तो वो जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। माइनस रिप्रेजेंट्स कर रहा है कि वो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग जा रही है, और अंदर एक्स है इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। अगर यहां पे माइनस वाई होता था तो तुम बोलते थे कि द वेव इज गोइंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर यहां पे प्लस जेड होता था तो तुम बोलते थे वेव इज गोइंग अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, समझे? अब दूसरी चीज पता होना चाहिए तुमको, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। अपन इसका डेरिवेशन नहीं देख रहे। अगेन एज आई सेड, डेरिवेशन नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवीजन के लिए जो हमको सीईटी के पहले लगेंगे। अब y का इक्वेशन है ना, इक्वेशन किसका है? y का, तो इसका रहेगा y एक्सिस। इसका आंसर है y एक्सिस। पार्टिकल्स किसके अलोंग वाइब्रेट करेंगे? y एक्सिस के अलोंग। यानी ये वेव को अगर तुमको ड्रॉ करना है तो ये वेव होगी इस तरीके से। पार्टिकल्स किसके अलोंग वाइब्रेट कर रहे हैं? y एक्सिस। और वेव किधर जा रही है? x एक्सिस। ओके, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। z इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के वाई। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ वेव गोइंग अलोंग कौन सा एक्सिस? निगेटिव वाई एक्सिस। कैसे पता किया? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है इसलिए निगेटिव वाई है तो वाई एक्सिस। while
particles oscillate along z axis, क्योंकि इक्वेशन z इज इक्वल टू है। ठीक है, ऐसे तुम 2-4 प्रैक्टिस कर लो, यानी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये इक्वेशन जरूर ध्यान में रखना। y इज इक्वल टू a sin 2 pi t by t माइनस एक्स बाय लैम्बडा, या फिर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। मैंने तुमको पिछले बार बताया था ओके कि मैं तुमको एक और इक्वेशन बताऊंगा, किसका? प्रोपैगेशन कांस्टेंट का, है ना। प्रोपैगेशन कांस्टेंट क्या था? ओमेगा बाय वी डब्ल्यू। ओके, ओमेगा बाय वी डब्ल्यू, है ना। तो वी डब्ल्यू कितना हुआ यहां से? वी डब्ल्यू कितना हुआ? ओमेगा बाय के, है ना। यहां से ओमेगा, वी डब्ल्यू क्या हुआ? ओमेगा बाय के, सॉरी, ओमेगा किसका कोएफिशिएंट है? स्मॉल टी का, और के किसका कोएफिशिएंट है? एक्स का। तो एक और इक्वेशन तुमको पता रहना चाहिए यहां से, वो ये है, दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, समझ रहे हो? ओके, तो क्या होगा मालूम है क्या? यहां से तुमको एक इक्वेशन दे दिया, y इज इक्वल टू 4 साइन 20t माइनस 10x। तुमको बोला इस वेव की वेलोसिटी बताओ, वेव की वेलोसिटी बताओ। तो t का कोएफिशिएंट कितना है? 20, और x का कोएफिशिएंट कितना है? 10, 2 मीटर पर सेकेंड। कितने आसानी से सॉल्व हो गया, कितने आसानी से सॉल्व हो गया। बस इक्वेशन देखिए, t का कोएफिशिएंट देखो, x का कोएफिशिएंट देखो, दोनों को डिवाइड करो, लेकिन ऊपर t का, नीचे x का। ओके, तो ये सब बातें हमको एक वेव के इक्वेशन के बारे में याद रखना है। ओके, और इसके वेरियस फॉर्म्स है, तुम और भी याद रख सकते हो। लैम्बडा कॉमन निकाल लो, है ना। इसमें अगर हम लोगों ने लैम्बडा कॉमन निकाल लिया, है ना, तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्बडा। लैम्बडा नीचे से कॉमन निकला, है ना। तो लैम्बडा अगर नीचे से कॉमन निकला तो t से इधर लैम्बडा से मल्टीप्लाई होगा, इधर लैम्बडा से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? लैम्बडा बाई टी इंटू स्मॉल टी माइनस एक्स, लेकिन लैम्बडा बाई टी इज वी, देयरफॉर ये बन गया तीसरा फॉर्म, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा यानी k वी टी माइनस एक्स। ये भी याद रख लो, ये तीसरा फॉर्म है ना। पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये वाला। ओके, ये तीनों फॉर्म्स हम लोगों को याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ओके, कोई भी ट्रांसवर्स वेव मैंने तुमको समझाया है कैसे रिप्रेजेंट होता है। ओके, कोई भी ट्रांसवर्स वेव इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ना। एक बात ध्यान में रखना, ट्रांसवर्स वेव हमेशा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में ही डेवलप होगा। किस में डेवलप होगा? स्ट्रेच स्ट्रिंग में। ओके, तो उस ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी होता है अंडर रूट ऑफ टी अपॉन स्मॉल एम। ओके, ये नेक्स्ट चैप्टर में स्टेशनरी वेव में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, वेयर टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग and small m is mass per unit length of the string। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नाउ स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाय L, मास अपॉन लेंथ, मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मास ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ। वॉल्यूम इज ऑलवेज एरिया इंटू लेंथ, कैंसल। तो रो एरिया क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम लोग, स्मॉल एम की जगह रो पाई आर स्क्वायर। तो सब्सटीट्यूट क्या क्या फॉर्मूला बना? वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो पाई आर स्क्वायर, या फिर कुछ बुक्स में दिखेगा 1 बाय आर अंडर रूट ऑफ टी बाय पाई रो। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव या फिर वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ गैमा पी बाय रो। ओके, गैमा पी बाय रो, गैमा को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट। ओके, इसका वैल्यू दिया रहेगा तुमको। P इज प्रेशर ऑफ गैस या मीडियम एंड रो इज डेंसिटी ऑफ गैस या फिर मीडियम। ओके, ये एक फॉर्मूला याद रखना है। तो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला जो तुमको याद रखना है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का। दूसरा फॉर्मूला जो तुमको वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का याद रखना है वो है अंडर रूट ऑफ गैमा आर टी बाय एम। R is universal gas constant, T is temperature and M is molar mass. ओके, तो ये फॉर्मूला भी तुमको याद रखना है। कहां से आई ये यही से आया। ओके, कैसे? तुम रो के जगह डालोगे मास अपॉन वॉल्यूम RT बाय M0, ठीक है, RT बाय M नॉट करना है। ओके, ये सब्स्टिट्यूट किया तो वेलोसिटी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ गैमा पी वी बाय एम। नाउ गैमा पी वी यानी nRT बाय m। ओके, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये पढ़ेंगे, यानी यहां से स्मॉल n बाय कैपिटल M इज इक्वल टू 1 बाय m0। तो यहां से आ गया अंडर रूट ऑफ गैमा RT बाय m नॉट। क्या क्या हो गया यहाँ पे? T यानी टेम्परेचर ऑफ गैस, R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और m नॉट यानी मोलार मास ऑफ गैस। ओके, यहां से एक चीज समझ में आता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखना है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। ओके, वेव मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब y का इक्वेशन क्या होता है? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो dy बाय, एक काम करूंगा यहां पे लिखता हूं, dy बाय डी टी इज इक्वल टू a ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड d2y बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर, ये गलत हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा, और ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये आ गया d2y बाई डी टी स्क्वायर। अब यहां से हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स कितना आएगा? माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया? ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशंस लिख के रख लो, बहुत काम आएंगे। ओके, अब यहां से हम लोग अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किए तो क्या मिलेगा? d2y बाई डी टी स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन, ओके यहां पे माइनस लगेगा, सॉरी माइनस ही लगेगा। ओके, और नीचे क्या आएगा? माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस ए कैंसल, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचा? ओमेगा बाई के होल स्क्वायर लिख सकते हो, और ये इधर चला जाएगा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होल स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। ओके, अब ओमेगा बाई के तो तुम वैल्यू निकाल सकते हो। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 2 पाई n, k इज 2 पाई बाई लैम्बडा, है ना? ये तो आसान है ना, ये सारी चीजें तो पढ़े अपन ने पहले। ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन डेल्टा फाई
मतलब फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस, और डेल्टा टी मतलब टाइम डिफरेंस। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं ना वो हमेशा याद रखना। एक वेव जब कंप्लीट होती है, व्हेन वन वेव इज कंप्लीटेड, ओके, फेस कवर्ड, यानी वो जो वेव है वो फेस कितना कवर करती है, 2 पाई रेडियन। ओके, पाथ कवर्ड इज इक्वल टू लैम्बडा मीटर लेटर से, एंड टाइम टेकन, टाइम कवर्ड नहीं होता है, टाइम टेकन होता है, दैट इज कैपिटल टी मीटर, सॉरी कैपिटल टी सेकेंड्स, कैपिटल टी टाइम पीरियड है। ओके, ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ओके, जिसको ये ध्यान में है उसको अब रिलेशन बहुत आसान, क्या करना है तुमने, फेज डिफरेंस कितना था, डेल्टा फाई, और अपना फेज कितना होता है, 2 पाई एक वेव के लिए 2 पाई होता है। पाथ डिफरेंस कितना था, डेल्टा एक्स, उसके नीचे पाथ कवर्ड लैम्बडा, टाइम डिफरेंस डेल्टा टी, उसके नीचे टाइम टी। अब तुमको इन दोनों में रिलेशन बोला, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, तो क्या करना, डेल्टा फाई 2 पाई डेल्टा एक्स लैम्बडा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तुमको फेज डिफरेंस टाइम डिफरेंस में बोला तो डेल्टा फाई 2 पाई डेल्टा टी कैपिटल टी, अगेन क्रॉस डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। अगर तुमको फेज डिफरेंस टाइम डिफरेंस में पूछा तो डेल्टा एक्स लैम्बडा डेल्टा टी कैपिटल टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका लेकिन सबसे ज्यादा इक्वेशन यूज जो होता है वो होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये आया यहां से, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा। ओके, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। ओके, फेज डिफरेंस ये ध्यान में रख लो, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, लैम्बडा यानी क्या है, वेवलेंथ, इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, ये टॉपिक अपने को 2 पार्ट में पढ़ना पड़ता है। ओके, पहला रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, और दूसरा रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम। ओके, अब कोई भी ट्रांसवर्स वेव में 2 चीजें होती है, एक होता है क्रेस्ट और दूसरा होता है ट्रफ, है कि नहीं, तुमको तो मालूम होगा ना, ट्रांसवर्स वेव में ये होती है एक ट्रांसवर्स वेव, ये होता है क्रेस्ट, ये होता है ट्रफ। ओके, तो जब भी एक ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट, याद रखना, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा चुका है बोर्ड्स के, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट। ओके, एंड दूसरी बात क्या याद रखना है, फेज चेंज ये होगा 2 पाई रेडियन का, फेज चेंज होगा, सॉरी पाई रेडियन का, पाई 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 दिस इज पाई, फेज चेंज होगा पाई रेडियन का। ठीक है, क्लियर विद दिस। हाँ, दूसरा पार्टिकल वेलोसिटी रिवर्स्ड होगा, वेव वेलोसिटी भी रिवर्स्ड होगा। एमसीक्यू के लिए याद रखना है हमको, सिर्फ याद करके रखना है, वेव पीछे जा रही है ना तो वेव की वेलोसिटी रिवर्स हो गई, क्रेस्ट ट्रफ में चला गया तो पार्टिकल वेलोसिटी भी रिवर्स हो गई। यहां पे क्या याद रखना है, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां पे फेज चेंज पाई का हुआ था, यहां पे नो फेज चेंज, यहां पे नो फेज चेंज। ओके, हाँ, लेकिन यहां पे पार्टिकल वेलोसिटी नॉट रिवर्स्ड या फिर रिमेन सेम, वेव वेलोसिटी इज रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये किसके लिए याद रखना है, ट्रांसवर्स वेव के लिए। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या होता है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, फिर वापस कॉम्प्रेशन
फिर रेयरफैक्शन, फिर वापस कॉम्प्रेशन, है ना, इस तरीके से एक लाइन में अच्छा लगता है ना, ये देखो, ठीक है, ध्यान में आएगा। सो दिस इज कॉम्प्रेशन, दिस इज रेयरफैक्शन, दिस इज कॉम्प्रेशन, दिस इज रेयरफैक्शन एंड दिस इज कॉम्प्रेशन। ठीक है, क्लियर विद दिस। अब अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव भी दो प्रकार से याद रखना है। पहला है रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, शॉर्ट नोट्स में लिखो, और दूसरा है रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम। ओके, डेंसर मीडियम में compression is reflected as compression and rarefaction is reflected as rarefaction। ठीक है, और यहां पे फेस चेंज होगा पाई का, यहां पे भी फेस चेंज पाई का होगा। ओके, यहां पे compression is reflected as rarefaction, rarefaction is reflected as compression। बहुत डिटेल में नहीं समझाया मैंने, बहुत डिटेल में जो है मैंने चैप्टर अलग से लिया हुआ है, अलग से मैंने इसका प्लेलिस्ट बना के रखा है, तुम मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है। अभी सिर्फ शॉर्ट में अपने को नोट्स बना के रखने हैं। ओके, और यहां पे फेस चेंज जो रहेगा, देयर वुड बी नो फेस चेंज, सॉरी, देयर वुड बी नो फेस चेंज। कहां पे? फ्रॉम रेयर मीडियम। ठीक है, याद रखना है रिफ्लेक्शन फॉर लॉन्जिट्यूडिनल वेव। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सपोज हमारे पास में दो वेव्स हैं, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, इन दोनों में अगर तुमको फेज डिफरेंस पूछा तो तुम बोलोगे फाइव। ओके, फेज डिफरेंस कितना है? फाइव का। ठीक है, हाँ, इसका अगर फेज पूछा तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका फेज पूछा तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और फेज डिफरेंस पूछा तो फाइव। ठीक है, अब जब ये दो वेव्स आएंगी तो सुपरपोज करेंगी, दोनों वेव्स अगर एक जगह पे आती है तो जो रिजल्टेंट वेव रहेगा उसका एम्पलीट्यूड रहेगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। ठीक है, ये ध्यान में रखना, रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस इतना रहेगा। ठीक है, अब सपोज पहले वाले वेव की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे वाले वेव की इंटेंसिटी I2 है, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी दैट वुड बी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी, दिस इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, है ना, समझ में आया? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पे इंटरफेरेंस होगा तो एक हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केसेस क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होगा तब होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब फाई जो रहेगा ये रहेगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो फाई रहेगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, डेल्टा, सॉरी डेल्टा फाई। ओके, ये डेल्टा मत लिखो यहां पे। पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, पाथ डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्लियर है? ओके, अब जब ऐसा होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट वुड बी रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर, इसको बोलेंगे अपन I मैक्स।
आई मैक्सिमम। और जब ऐसा होगा तो हम लिखेंगे आई मिनिमम, दैट वुड बी √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले से याद रखना। एंड फाइनली एक फॉर्मूला, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर। इतनी सब बातें लिख के रख लो, बहुत ज्यादा काम में आएंगी। ओके, तो ये था सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में। अब आते फेनोमेनन ऑफ बीट्स। फेनोमेनन ऑफ बीट्स में याद रखना, यहां पे 2 साउंड वेव्स का इंटरफेरेंस होता है। ओके, 2 साउंड वेव का इंटरफेरेंस। लेकिन 2 साउंड वेव्स की खास बात क्या होनी चाहिए? सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम, बट डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, डिफरेंट, उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग फेनोमेनन ऑफ बीट्स। ओके, और जब ऐसा होगा, ओके, जब ऐसा होगा तो तुमको बीट्स का मतलब क्या है? तो तुमको क्या, दैट वुड बी, यू विल हियर अल्टरनेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना? ये तुमको मतलब तुम रियल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, यानी इमेजिन करो 2 ट्यूनिंग फॉर्क अगर ऐसा बजाए तुमने, ओके, जिनकी फ्रीक्वेंसीज थोड़ी अलग है, तो तुमको टक 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 ऐसी आवाज आएगी। ओके, जो टक आवाज आ रही है और फिर बाद में गैप हो रहा है, फिर टक आवाज आ रही है, फिर गैप हो रहा है, तो ये जो गैप हो रहा है दैट इज मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और जो टक है वो है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। Okay, you hear maximum and minimum intensity of sound. Okay, this maximum intensity of sound is known as waxing, and this minimum intensity of sound is known as waning. Waxing and waning. Okay, now most importantly time interval between 2 successive waxing और वैनिंग, यानी 2 एक के बाद एक वैक्सिंग, 2 एक के बाद एक वैनिंग, उसके बीच के टाइम इंटरवल को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। साथ ही साथ लिखते चलो ये। ओके, नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है ना? तो दैट इज कैपिटल T एंड दैट इज गिवन बाय 1 अपॉन n1 minus n2, mod of n1 minus n2. Okay, okay, clear with this? 1 upon n1 minus n2. Okay, now number of beats heard per second, that is known as beat frequency. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? beat frequency, and that is given by n. उसका फॉर्मूला है mod of n1 minus n2. ठीक है, इसमें ये याद रखना है, ये 2 फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर ऑफ बीट्स हर्ट पर सेकेंड n1 माइनस n2, मॉड ऑफ n1 माइनस n2। ठीक है, नाउ लास्ट, टाइम एट विच वैक्सिंग occurs, that is 0, 1 upon n1 minus n2, 2 upon n1 minus n2 and so on. Okay, इन टाइम्स पे वैक्सिंग होगा, एंड टाइम एट विच वैनिंग occurs, that is 1 upon 2 into n1 minus n2, 3 upon 2 into n1 minus n2, 5 upon 2 into n1 minus n2 and so on. इतनी सभी बातें फेनोमेनन ऑफ बीट्स में याद रखो। नाउ अरेंजमेंट ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स। ओके, देयर आर 2 अरेंजमेंट्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, एक होता है असेंडिंग
ऑर्डर ऑफ असेंडिंग अरेंजमेंट या असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्यूनिंग फॉर्क, है ना। हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क इट इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस ट्यूनिंग फॉर्क, है ना। जो अगला ट्यूनिंग फॉर्क रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, जैसे 20 के बाद में 25, और यहां पे उल्टा रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस ट्यूनिंग फॉर्क इट इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट याद रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क प्लस L-1 डेल्टा एन। अब क्या क्या है इसके अंदर सारी टर्म समझाता हूं। ओके, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, दिस इज नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, यानी लास्ट, 23rd 21st वगैरह, ऐसा है ना। ऑर्डर बोलेंगे इसको, ऑर्डर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, सॉरी, एंड डेल्टा एन इज बीट्स हर्ड पर सेकेंड बिटवीन टू सक्सेसिव ट्यूनिंग फॉर्क, बीट्स हर्ड पर सेकेंड बिटवीन टू सक्सेसिव ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, और यहां पे ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा ही चेंज होगा, यहां पे NL इज इक्वल टू N1 माइनस N-1 डेल्टा एन। ओके, लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? ऑक्टेव। ऑक्टेव तुमको बोलते हैं कि ये ट्यूनिंग फॉर्क वो ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी का ऑक्टेव है। इसका मतलब क्या है? N2 इज ऑक्टेव ऑफ N1। इसका मतलब क्या है? N2 इज 2 टाइम्स N1, याद रखो, है ना। व्हाट इज ऑक्टेव ऑफ 10 हर्ट्स? 20 हर्ट्स। ऑक्टेव ऑफ N1 2N1, ऑक्टेव ऑफ N 2N, ऐसा, है ना, समझ में? न्यूमेरिकल्स ऑन बीट्स, ये फेमस न्यूमेरिकल है, फेमस न्यूमेरिकल, हर बुक में, अपने टेक्स्ट बुक में, बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में था। ओके, इसका शॉर्टकट बताऊंगा आज कैसे सॉल्व करना है। फेमस क्वेश्चन, अ ट्यूनिंग फॉर्क X गिव्स 4 bits per second with tuning fork Y of frequency 250 Hz. If little wax is loaded on X and again sounded with Y, यानी X पे थोड़ा wax लोड किया और Y के साथ में वापस साउंड किया, तो 5 bits per second are heard. What is the frequency of X? इसको कैसे सॉल्व करना, देखो यहां पे। ओके, एक बात याद रखना, वैक्स जब लोड हो गए निगेटिव साइन लेना, ओके, और फाइल करोगे, फाइल ये एक्सप्लेन करूंगा तो पॉजिटिव लेना, फाइल करोगे तो ओके, वो थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूं, पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूं सिचुएशन, क्योंकि ये सिचुएशन में वैक्सिंग बोला है, वैक्स लोड किया है। ओके, वैक्स लोड किया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पे सबसे पहले क्या करना, वाई की फ्रीक्वेंसी लिखना। ओके, तो एक्स के वैल्यूज कितने रह सकते हैं? 4 बिट्स मिल रहे हैं ना अपने को, है ना, तो 4 बिट्स मिल रहे हैं, यानी +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है ना। यानी x की वैल्यूज कितनी हो सकती है? x की वैल्यू हो सकती है 254 हर्ट्ज, और x की वैल्यूज हो सकती है, x की वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है 246 हर्ट्ज। आंसर ये दो में से ही है, समझे क्या? अब आंसर ये दो में से कौन सा है ये देखना है, क्लियर? अब देखो यहां पे क्या बोला है, वैक्स लोड किया, मैंने तुमको पहले ही समझाया, वैक्स लोड किया तो क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। तुम देख लेना प्रॉब्लम में क्या बोला है, वैक्स लोड किया, तो यहां पे मैं लिख दूंगा पहले ही निगेटिव, है ना, माइनस माइनस। अब निगेटिव के आगे नंबर कौन सा लिखना, पहले कितने बिट्स थे 4, बाद में कितने बिट्स है 5,
पहले थे 4 बिट्स, बाद में थे 5 बिट्स, इनका डिफरेंस कितना हुआ? 1। पहले जितने बिट्स मिल रहे थे और बाद में जितने बिट्स मिल रहे हैं उनका डिफरेंस निकालो। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस है 1, तो यहां पे लिखेंगे 1। ठीक है, वहां पे लिखा 1। ओके, तो अब x का वैल्यू कितना आ सकता है? 253 हर्ट्ज, और x का वैल्यू कितना आ सकता है? 245 हर्ट्ज। ठीक है, अब अगेन इन दोनों को हर्ट किया, सॉरी इन दोनों को साउंड किया, यहां पे x डैश बोलूंगा मैं, x डैश, हाँ, क्योंकि चेंज हो गया ना फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों को साउंड किया, 250 और 253, 250 और 253 इन दोनों को साउंड किया, तो कितने बिट्स मिलेंगे अपने को? 3। कितने बिट्स मिलेंगे? 3। और इन दोनों को साउंड किया तो अपने को कितने बिट्स मिलेंगे? 5। लेकिन दूसरे केस में कितने बिट्स मिल रहे थे हमको? 5। कितने बिट्स मिल रहे थे? 5। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ये, मतलब x का आंसर होना चाहिए ये, हमारा करेक्ट साइड होना चाहिए ये वाला, मतलब x का करेक्ट आंसर है 246 हर्ट्ज, इसका आंसर है 246 हर्ट्ज। ये गलत है, ये आंसर गलत है। समझ में आया सबको ये कॉन्सेप्ट? एक बार पीछे रिवाइज करके, सॉरी वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाके वापस ये देखो, बहुत सिंपल मेथड है। अब अगर सपोज चेंज कहां होता था, यहां पे बोलते थे वैक्स लोड करने के बजाय ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल किया, ऐसे भी प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में ये मेथड से करके देखो, प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम करके देखो ये मेथड से, इतने आसान जाएंगे ना तुमको, बहुत ही सही, बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा, दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वहां पे क्या बोला? इफ ट्यूनिंग प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एक्स आर फाइल्ड, तो बस चेंजेस कहां होंगे? ये यहां पे, ये साइन में, यहां पे माइनस के जगह तुमको क्या लगाना पड़ेगा? प्लस जब फाइल करोगे एक्स को तो। ठीक है, समझ में? अब मैं वो न्यूमेरिकल नहीं ले रहा हूं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, बट तुम समझ में आ जाना, तुम ध्यान आ जाएगा। नाउ सॉरी, शॉर्टकट्स, देयर आर सर्टेन शॉर्टकट्स, है ना, जो मेरे हिसाब से तुमको आने चाहिए। इफ टू साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ λ1 एंड λ2 प्रोड्यूसेस डेल्टा n बिट्स, है ना, सिचुएशन लिख लो पहले। 2 साउंड वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसीज सॉरी उनकी वेवलेंथ दी है ना, उनकी वेवलेंथ दी है तुमको, कितनी दी है? λ1 एंड λ2, और उनके नंबर ऑफ बिट्स दी है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसका शॉर्टकट है, इसका लॉन्ग कट प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड्स के बुक में था, है ना, तो इसका शॉर्टकट क्या आएगा? डेल्टा n λ1 λ2 अपॉन λ2 माइनस λ1 गिवन λ2 इज ग्रेटर देन λ1। अगर λ1 बड़ा है तो λ1 माइनस λ2 करोगे, बस दैट्स इट, ये शॉर्टकट है। सीईटी में शॉर्टकट्स बहुत जगह काम में आते हैं, तो याद रखो। ठीक है, सिचुएशन देन में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही, दोनों वेवलेंथ का मल्टीप्लीकेशन अपॉन सब्ट्रैक्शन इनटू डेल्टा n, वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल जाएगा। दूसरा पढ़ो, इफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L1 रेजोनेट्स विद ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए था, and if its length is increased to L2 and it gives delta n with same tuning fork, then, है ना, तो अगर तुमने लेंथ बढ़ा दिया, ओके, तो अब वो बीट्स देगा, बीट्स कितने देगा? डेल्टा n, ओके, और ये 4 चीजें गिवन है, क्लियर? तो डेल्टा n का फॉर्मूला लिखो, डेल्टा n इज इक्वल टू n L2 माइनस L1 अपॉन L2, शॉर्टकट। ओके, शॉर्टकट है। तीसरा, इफ अ स्ट्रिंग अंडर टेंशन T1 resonates with tuning fork of frequency n and it gives delta n bits per second if tension is changed to T2, then याद क्या रखना है? शॉर्टकट n अपॉन n प्लस डेल्टा n स्क्वायर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। यहां पे याद रखो T2 इज ग्रेटर देन T1। तुमने चेंज किया ना T2 पे, चेंज किया, यानी बढ़ाया या कम किया? अगर बढ़ाया तो ये फॉर्मूला, और अगर कम किया तो n अपॉन n माइनस डेल्टा n
स्क्वायर रूट ऑफ T1 अपॉन T2 इफ T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर कम किया तुमने टेंशन तो ये वाला फॉर्मूला, तो ये शॉर्टकट्स याद रखना है, ठीक है। दिस इज लास्ट स्लाइड ऑफ आवर चैप्टर विच इज डॉपलर्स इफेक्ट। ओके, सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर, ओके, सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर, इनके बीच में जब क्या होगा, रिलेटिव मोशन, ओके, क्या होगा, इस साल बोर्ड्स में आया था ना ये, इनके बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन, तो क्या होगा, देन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर चेंजेस, उसको कोई और ही फ्रीक्वेंसी सुनाई आएगी, इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। रिलेटिव मोशन यानी सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी, ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं, या फिर ऑब्जर्वर स्टेशनरी, सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहे हैं, या दोनों मूव कर रहे हैं। ओके, क्लियर। तो जब ऐसा होगा, यानी एक स्टेशनरी दूसरा मूव कर रहे हैं, दूसरा स्टेशनरी पहला मूव कर रहे हैं, या दोनों मूव कर रहे हैं, मतलब कौन, सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर। ओके, तब उस ऑब्जर्वर को एक अलग ही साउंड फ्रीक्वेंसी का सुनाई आएगा। ओके, एक अलग ही फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई आएगा। अगर मूव नहीं करते थे तो उसको सपोज एन फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई आता था, लेकिन मूव कर रहे हैं इसलिए उसको नया फ्रीक्वेंसी सुनाई आ रहा है। वो नया फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं एन डैश। एन डैश यानी क्या होता है, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस प्लस वी एस। ओके, क्या होता है इसके अंदर, एक एक चीजें ध्यान में दो। ये अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, V naught is velocity of observer, और Vs is velocity of source। ठीक है, अब यहां पे दो बातें ध्यान में रखना है, वो ये है कि यूज अपर साइन when motion is towards, यानी एक दूसरे की तरफ जा रहे, टूवर्ड्स वर्ड दिखा तो अपर साइन, अपर साइन यानी न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा, एन डैश इज इक्वल टू एन वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, यूज लोअर साइन when motion is away, मतलब n dash is equal to n v minus v naught v plus vs। ओके, बट मेरा सजेशन है कि इसके न्यूमेरिकल सिर्फ जो बोर्ड्स के बुक में न्यूमेरिकल्स दिए वही प्रैक्टिस करो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत वेराइटी के प्रॉब्लम्स दिए उसमें। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर वेव मोशन। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव, जो कुछ दिन में जिसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा। ओके, दैट्स इट।